राम राम सभी को। राम राम सभी को। तो कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी। हमारे साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा, चिंता मत करो। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो हम हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट दे रखा है नीचे, किसी भी टाइम कॉल करो, मैसेज करो, आपकी मर्जी है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिना सोचे समझे मैसेज करो, आपकी समस्या का हल जरूर होगा। चलो, ये तो हुई बात की बात। अब बात कर लेते हैं, अभी हम आने वाले 1 घंटे के अंदर क्या करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास हमने देखा था ना, एटॉमिक मास देखा था। क्या देखा था एटॉमिक मास? कि आप एक एटम का वेट करके देख लो, वो जो वेट आया उसका, वो क्या था? उसका एटॉमिक मास। लेकिन अब उनकी एवरेज लेने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, समझते हैं एक कहानी से। कहानी तो क्या है, वैसे ही समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, एक बार साइंटिस्ट थे, कोई तो थे, नाम था उनका, पता नहीं नाम था उनका। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे हाइड्रोजन को बुलाया। आ जाओ भाई, सारे हाइड्रोजन आ जाओ, पार्टी देते। सारे हाइड्रोजन आए, सारे हाइड्रोजन आए। उसने ऊपर खड़े होके करके, नीचे वहां पे हाइड्रोजन इकट्ठे हो रखे थे, और देखा वैसे होना क्या चाहिए था, उसे सारे हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए थे। क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एलिमेंट आपका सेम है तो उसके एटम भी क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे उसने अलग अलग हाइड्रोजन को यहाँ छत पे खड़ा होके यहाँ हाइड्रोजन को देखा, तो उनमें से कुछ एटम जो थे थोड़े से हैवी थे। जैसे ये वाला है, थोड़ा सा हैवी है ना, ये वाला है थोड़ा सा हैवी है, ये वाला थोड़ा सा हैवी है, बाकी सारे एक जैसे थे। मैंने बोला है वो क्या थे? हैवी थे। ठीक है। अब सारे हाइड्रोजन ही हैं, ये कैसे पता चला? इनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सभी ने जवाब दिया, इसलिए बोला मेरे पास एक है, मेरे पास एक है। सभी ने एक एक बोला, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो ऐसा एटम सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है हाइड्रोजन। जिसके पास न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे इलेक्ट्रॉन पूछे, सबके पास एक एक मिले, मतलब सारे हाइड्रोजन है। ये तो कंफर्म हुआ। दूसरा देखा गया कि कुछ जो थे वो क्या थे? हैवी थे। यानी उसका जो मास था ना वो ज्यादा था एज कंपेयर टू इनके। उनको लाड प्यार थोड़ा सा ज्यादा दिया गया घर वालों से, और जो दूसरे वाले थे वो नॉर्मल थे अपने। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या जरूरत पड़ी? अब जब भी मैं हाइड्रोजन लूंगा, इनमें से कौन सा लूंगा वो थोड़ी मुझे पता है, मुझे ये थोड़ी पता होगा ये मोटे वाले आए हैं या छोटे वाले आए हैं। उस केस के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या निकालना पड़ा? हमने निकालना पड़ा इनका एवरेज एटॉमिक मास। जैसे स्क्रीन पे देखो, आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के ना देखो 3 टाइप की शेप हो सकती है। तीनों में एक चीज कंफर्म है, वो क्या है? कि तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक है ना तीनों के अंदर, लेकिन बीच में जो न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से आपका मास होता है, वहां पे पहले वाले के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, सेकंड वाले के केस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, यानी टोटल मास हो गया 2। और थर्ड के केस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, यानी टोटल मास हो गया 3। तो ऐसे प्राणियों को बोलते हैं हम आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 1, देखो एक है ना न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा है 1 का मास कितना हो जाएगा? 2। और थर्ड है आपका हाइड्रोजन 1 जिसका मास है 3। तो आइसोटोप्स क्या हुए? आइसोटोप्स वो हुए जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है। ये जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। पहले का नाम है, क्या नाम है पहले का? प्रोटियम। पहले का नामकरण हमने कर दिया प्रोटियम। सेकंड का
ड्यूटेरियम, और थर्ड का नाम है ट्रीटियम। ठीक है, TIUM, ट्रीटियम। ड्यूटेरियम 2 से आया है, ट्रीटियम ये 3 से आया है। ठीक है, अब जब देखा गया सभी हाइड्रोजन को बुला के देखा गया कि इन तीनों की परसेंटेज कितनी है, देखा गया लगभग 99% आपका मिला ये पहले वाला, यानी 99% हाइड्रोजन ऐसे थे जिनका जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो एक था। हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स हो ही गया। उन सभी का मास कितना था? 99% का कितना? 1। ठीक है, ये देखा गया लगभग आया 0.8%। ठीक है, ये आया लगभग 0 पॉइंट, जो बाकी बच गया लगभग 0.2, वो सारे क्या थे? ट्रीटियम थे। इसलिए जब भी हम हाइड्रोजन को पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि ये आते भी हैं तो इनकी परसेंटेज इतनी कम है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ एलिमेंट के केस में, जैसे ये वाला है, कौन है? क्लोरीन है ना। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 1735 और दूसरा है क्लोरीन 1737। अब इसमें जो परसेंटेज है वो है आपकी कितनी? इसमें परसेंटेज ये है 75% और ये है 25%। अब इस केस में जब भी आप क्लोरीन लोगे उसका एटॉमिक मास 35 लोगे या 37 लोगे? अगर 35 ले लिया तो देखो इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, तो इनका इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट क्या था? एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक है, ऐसे ही देखो कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, हर एलिमेंट के, मोस्टली हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे आपके, इसलिए सभी का एवरेज एटॉमिक मास हमने निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं रखना, मैंने बोला है निकालना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी जेई 2022 के अंदर पूछा गया था कि बताओ अगर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, उनकी परसेंटेज इतनी है, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? किसका? क्लोरीन का। जब हम सीख लेंगे निकालना तब इस क्वेश्चन को भी करेंगे, और इतना इजी सा सवाल है, ये आप कर दोगे चुटकियों में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास आप निकालोगे कैसे, देखते हैं। और मान लिया आपके पास कोई एक एक्स है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट एक्स है, इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक एक एक्स ए और एक एक्स बी। मान लिया एक है एक्स ए और एक है एक्स बी, या फिर M1 M2 मान लो, मास है ना, मास है तो M1 और M2 आप मान लो। इसका मास है M1, इसका मास है M2, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, चलो ये तो बात हुई। अब यहां पे होती है इनकी परसेंटेज अबंडेंट, यानी अर्थ के अंदर इनकी परसेंटेज कितनी होगी, और जनरली ये परसेंटेज आपकी नंबर ऑफ एटम्स में दी जाती है। नंबर ऑफ एटम में परसेंटेज अबंडेंट कि अगर 100 एटम आपने लिए तो इसके कितने होंगे 100 में से, और इसके कितने होंगे? अच्छा, क्या नंबर से आप डायरेक्ट मोल निकाल सकते हो? और सभी के लिए सेम फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एन करके। तो क्या परसेंटेज अबंडेंट ही आपकी मोल परसेंटेज होगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। मास परसेंटेज वो नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि मास के अंदर जो फॉर्मूला होता है ना आपका, गिवन मास बाय मोलर मास, और वो जो नीचे मोलर मास पुट करते हो वो सबके लिए अलग अलग आएगा, इसलिए हम यहाँ पे परसेंट मास नहीं लेंगे। जस्ट इन केस अगर परसेंट मास दे भी रखा है तो आप उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लोगे? आप उसको परसेंट मोल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। कैसे? गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज अबंडेंट मिलेगी या आपकी परसेंटेज मोल मिलेगी, या हो सकता है परसेंट की बजाय आपको दे दिया जाए रेशियो। ठीक है, रेशियो बोल दिया कि ये 5 मिलते हैं तो ये 7 मिलेंगे। ठीक है, अगर टोटल का 5वां हिस्सा ये है तो 7वां हिस्सा ये होगा, ऐसा भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकती है। तो चलो मान लिया वो परसेंटेज अबंडेंट या फिर परसेंट मोल या फिर परसेंट रेशियो, इसकी है ए, इसकी है बी, कुछ भी मान लो, ए और बी मैंने मान लिया।
तो बताओ एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? देखो ऊपर टोटल मास बाय में टोटल मोल्स, ऐसे बोल सकता हूं मैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिंपल, टोटल मास देख लो, टोटल मोल देख लो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ टोटल मास कितना है? टोटल मास ए की वजह से मास कितना? मोल गुणा में मोलर मास, फॉर्मूला होता है ना मास निकालने का फॉर्मूला। देखो हमारे पास होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। अगर मेरे को मास निकालना है गिवन मास, तो वो क्या आ जाएगा? मोल गुणा में मोलर मास। सिंपल। अब बताओ इसके मोल कितने हैं? इसके मोल दे रखे हैं ए और इसका मास m1। तो ए की वजह से, इसकी वजह से जो मास होगा वो जगह ए m1 प्लस में इसकी वजह से मास कितना? इसके मोल गुणा में इसका मोलर मास b इंटू m2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका एम एवरेज का। अगर आपको एम एवरेज निकालनी है तो ये फॉर्मूला निकाल दो, टोटल मास बाय में टोटल मोल्स। टोटल मास कैसे निकालोगे? मोल गुणा मोलर मास, मोल गुणा मोलर मास और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब अगर परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज रख दो यहाँ पे, परसेंट मोल दे रखे हैं या मोल रेशो दे रखी है तो वो पुट कर दो। सिंपल, मोल रेशो मान लिया 3:4 दे दी, तो यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 3 + 4 7। सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ऐसे आपने एम एवरेज निकालना है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या ये सिर्फ एटम के लिए वैलिड है, क्योंकि आप टॉपिक का नाम ले रहे हो एवरेज एटॉमिक मास। तो मेरा आंसर है नहीं बच्चे, सिर्फ एटम के लिए ये कंसेप्ट नहीं लगता। आप मोलेक्यूल के लिए, आप मिक्सचर ऑफ मोलेक्यूल के लिए, किसी के लिए भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। सिंपल, क्या करो टोटल मास लिख लो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिख लो। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये परसेंट आपने किसकी लेनी है? मोल की लेनी। ठीक है, और कुछ आने वाले क्वेश्चन के अंदर आपका एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ दोनों की परसेंट कितनी है। तो क्या करो, एक की परसेंट को x मान लो तो दूसरे की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की परसेंटेज कितनी है? 100। एक की x मान ली, दूसरे की 100 माइनस एक्स। यहाँ पे x प्लस में 100 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 100 बच जाएगा और ऊपर आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, चलो उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। रुको रुको आयो जी रुको, एक क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं हम, पहला तो बाद में कर लेंगे, क्या हो गया। चलो देखो, मान लिया आपके पास एक एलिमेंट ए है। ठीक है, ए के 2 आइसोटोप है, 3 ले लेते हैं। चलो ए के 3 आइसोटोप है। 3 आइसोटोप कैसे? एक का मास है 10 और उसकी परसेंटेज है 70। ठीक है, और A1 एक है, 1 1 हटाओ, एक है जिसका मास है 10, एक है जिसका मास है 12 और उसकी परसेंटेज है 20 20, और एक है A14 है जिसकी परसेंटेज है 10। होगी ना टोटल 100। हाँ ठीक है, ये परसेंटेज दे दी। अब इसी परसेंटेज को ना वो ऐसे भी दे सकता है, 7:2:1 ऐसे दे सकता है। तो पूछ लिया, बताओ भाई ए का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, कैसे निकालोगे? एम एवरेज, एम एवरेज इज इक्वल टू, सिंपल क्या करना है? मोल गुणा में मोलर मास। मोल मोल कितने? 70 ले लो या 7 ले लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं एक बार 70 ले लेता हूं, एक बार 7 ले लेता हूं। जैसे ही मैंने 70 लिया, 70 गुणा में मोलर मास 10 प्लस में 20 गुणा में 12 प्लस में 10 गुणा में 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ? 100। तो बताओ आंसर कितना? 700 प्लस में 12 दूनी 24, 240 प्लस में 140 डिवाइडेड बाय 100। क्या है आंसर? कितना आया? 0। एक तो ये 4 और 4 8, 8 7 और 2 और 1 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका कितना आया? 10.8। 10.8 क्या हो जाएगा आपका इसका एवरेज मास? यानी ए को जब भी पुट करोगे आप,
ए कुछ भी हो सकता है, तो उसका मास कितना लेके चलोगे 10। देखो तीनों से अलग है, 10 से 10.8, 12 से भी दूर है, 14 से भी दूर है। और ये जो मास है उसके ज्यादा करीब मिलेगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा है। किसकी परसेंटेज ज्यादा है? ए की। तो मास सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? ए के। सिंपल सी, ये तो आपके कॉमन सेंस का सवाल है। अब देख लेते हैं, अगर मैं 7, 2, 1 लेता तो क्या होता। देखो, एम एवरेज इज इक्वल टू 7 गुणा में 10 यानी 70, प्लस में 2 गुणा 12 24, प्लस में 1 गुणा में 14 डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे खेल अलग हो जाएगा। पहले आप ये ले रहे थे तो इनका सम लिखा कितना, तो अब ये ले रहे हो तो इनका सम लिखोगे, 7 और 2 9 और 1 10। ये हो जाएगा आपका 108 डिवाइडेड बाय 10, और फिर भी आपका आंसर कितना आया? 10.8। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे एम एवरेज के लिए। ठीक है, चलो अब कंप्यूटर जी आयुष जी करिए पेश पहला क्वेश्चन। करो तब तक इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ये कंसेप्ट ना आपका 9th क्लास के अंदर आ जाता है। 9th के एनसीईआरटी देखो आप, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट में, वहां पे एटॉमिक मास की बात कर रखी है। वहां पे 3 4 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही करेंगे हम, कुछ भी अलग, इतना ज्यादा अलग नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स कंटेन 90% तो है आपका एक्स 35। अच्छा, 8% है आपका एक्स 37, और 2% है आपका एक्स 38। ठीक है, तो इसने सवाल पूछ लिया कि बताओ जो एवरेज आइसोटोपिक मास है वो किसके ज्यादा क्लोज होगा। 35 के, 37 के, 38 के, और तीसरा ऑप्शन है 32। 32 तो होगा ही नहीं, बच गए ये तीन। अब तीनों में से परसेंटेज किसकी ज्यादा है? इसकी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब किसके क्लोज मिलेगा आपका? एक्स 35। 35 के आपका क्लोज मिलेगा, तो फर्स्ट का आंसर आ गया बी। सिंपल सा सवाल था। कैलकुलेट भी करोगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे ये थ्योरेटिकल ही वैसा सवाल था। अब वो जेई वाला सवाल कर लेते हैं एक बार। वो जेई वाला सवाल वो क्या कहता है, ये रहा स्क्रीन पे देखो। क्या जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटोप है, क्लोरीन 37 और 35, चलो पहले, और क्लोरीन 37। ये है 75%, ये है आपका 25%। देखो इसी के अंदर वो रेशो दे सकता है। वो रेशो कितनी? 25 एकम 25, 25 या 75, 3:1 भी दे सकता है। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। एम एवरेज बताओ इसका। 75 गुणा 35, 35 गुणा में 75, प्लस में 25 गुणा 37 डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब कैलकुलेट कर दो फटाफट, कितना आएगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। कर लिया? आपका आंसर आया होगा 35 लगभग, डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको सोल्व करोगे तो 35.5 इज योर करेक्ट आंसर। यानी जब भी क्लोरीन लोगे, क्लोरीन का मास कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं, ना कि 35, याद रखना। बाकी सबका तो आप नॉर्मल लेते हो, लेकिन क्लोरीन का पॉइंट में लेते हो। क्यों? क्योंकि उसके जो आइसोटोप्स है ना, उसकी दोनों की रेशो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए उसका एवरेज मास 35.5 लेके हम चले। देखो कितना इजी सा सवाल है, जेई 2022 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछता रहता है। आज वाले टॉपिक में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल इजी हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप कर सकते हो उन सवाल को। ये हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो क्लास के अंदर मैं जेई के सवाल भी कराऊंगा, मैं नीट के सवाल भी कराऊंगा। तो कभी भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो जेई एस्पिरेंट हूं, मैं नीट के सवाल क्यों करूं। देखो दोनों टेस्ट एक ही वो बनाती है, एनटीए, और क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कभी पहले जेई में पूछे गए वो अब नीट में पूछे जा रहे हैं, और जो पहले नीट में पूछे जा रहे थे वो अब जेई के अंदर पूछे जा रहे हैं। ऐसे एक्सचेंज होता रहता है क्वेश्चंस का, और दोनों का जो लेवल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर मैं जेई के क्यों करूं और मैं नीट के क्यों करूं, दोनों के करने हैं। ठीक है। चलो ये तो हो गया। अगर इस वाले तरीके से करना होता तो कैसे करते?
35 गुणा में 3 प्लस में 37 गुणा में 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 3 और 1 4। ये भी सोल्व करोगे तो 35.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ए का एटॉमिक मास दे दिया 63.6। एक एटॉमिक मास दे दिया 63.6। पॉइंटों में दे दिया, पॉइंटों में कौन सा मास होता है हमेशा? एवरेज एटॉमिक मास। तो ये क्या दे दिया आपका? एम एवरेज। अच्छा, उसने बोल दिया कि इसके दो आइसोटोप्स है, कौन कौन से? एक तो A63 और दूसरा है A65। चलो मान लिया हमने। तो बताओ द परसेंटेज अबंडेंट ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स ए एंड बी। देखो वैसे तो ना आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हो, आप फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले फॉर्मूला से करते हैं। मान लिया इसकी परसेंटेज है x, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 होनी चाहिए। दो ही उसने बोला है, दो ही है। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम एवरेज का फॉर्मूला x गुणा में 63, 63x प्लस में 100 माइनस एक्स गुणा में 65 डिवाइडेड बाय टोटल, जोड़ कर दो 100 आएगा, क्योंकि 100 आप ऑलरेडी 100 लेके चले हो। नेक्स्ट 63x प्लस में 65 की और इसकी गुणा 6500 माइनस 65x डिवाइडेड बाय, चलो इस 100 को इधर ले आओ। जैसे ही 100 को इधर लेकर आए, ये कितना बन जाएगा? 6360। ये बन गया। अब यहां से इसमें से ये घटा दिया, कितना बच गया? -2x इज इक्वल टू 6360 माइनस 6500। कितना आया? कितना बच जाएगा यहाँ पे? 140, 140 माइनस का वो भी माइनस माइनस प्लस। सो x इज 140 बाय में 70, सॉरी 2 सर, तो आंसर आएगा 70। x कितना आ गया? 70, यानी ये है 70%। तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 70% है आपका ये वाला, और 30% है आपका ये वाला। अब सेम सवाल को आप कॉमन सेंस से कैसे करोगे? मैंने बोला था देखो, मास उसके ज्यादा पास में होगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा। अब ये जो मास है 63, ये 63.6 है। ये किसके ज्यादा पास में है? ये 63 के ज्यादा पास में है। इसका मतलब ए की जो परसेंटेज है वो क्या मिलेगी? मतलब ए की परसेंटेज मिलेगी ज्यादा। सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन में चेक करोगे, सारे ऑप्शन में यही दे रखा है, यही दे रखा है। पहला ऑप्शन अगर हम लेते तो मास आपका 65 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ये तो 63 के आसपास है। पहला गलत हो गया, दूसरे को इग्नोर करते हैं। तीसरा है, अगर ए और बी दोनों 50-50% होते, ये भी 50 ये भी 50, तो मास इनके बीच में आना चाहिए था, 64 आना चाहिए था। अगर यहीं पे 64 दिया होता तो ये भी 50 होता, ये भी 50 होता। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन ये 100% है, ये 100% होता तो इसका आंसर 63 ही होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 63.6। तो ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी आप क्या कर सकते हो? इन सवाल को सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, एवरेज मोलर मास दे दिया एयर का, बताना है सॉरी, जिसके अंदर 80% है नाइट्रोजन और 20% है लगभग ऑक्सीजन। तो हमने एवरेज मोलर मास बताना है, एम एवरेज। एम एवरेज का फॉर्मूला क्या? एम एवरेज मोल, मोल परसेंट गुणा में मोलर मास। N2 का मोलर मास बताओ। N2 का, नाइट्रोजन का 28 प्लस में 20 गुणा में इसका मोलर मास 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है? तो कितना आएगा? कैलकुलेट करोगे तो 28.8 आएगा, 28.8। तो जब भी आप एयर की बात करोगे, एयर है ना ये, जब भी एयर की बात करोगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, वहां पे एयर का मोलर मास मैं कितना लेके चलूंगा? 28.8। और वो क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन होती है, 20%
ऑक्सीजन होती है। जब उनका एवरेज निकालोगे सबका तो कितना आएगा 28.8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एवरेज निकालना है मिक्सचर का, SO2 है, RO2 है, मोल रेशो दे रखी है। देखो कितना इजी सा सवाल है, कर दो फटाफट। हो गया ना, कर दिया हुआ इतनी देर में, तो पता है मुझे। एक है SO2 और एक है O2 और इनकी रेशो है 2:1। ये जरूर ध्यान रखना कौन सी रेशो दे रखी है, मोल रेशो दे रखी है तो इसलिए सही हो जाएगा। निकाल दो एम एवरेज। एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एम एवरेज, मोल गुणा में मोलर मास। मोलर मास ऑफ SO2 कितना आएगा 32 + 32 64 प्लस में मोल गुणा में मोलर मास, इसका मोलर मास 32 डिवाइडेड बाय टोटल सम 3। क्या आया 64 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 12 प्लस में 32 डिवाइडेड बाय 3 8 0 3 और 2 5 और 3 ये 160 ही आएगा डिवाइडेड बाय 3 3 पंजे 15 बच गया 1 3 3 9 क्या 53.3 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 53.3 के आसपास है 53, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बिल्कुल इजी है। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है कि O3 दे रखा है आपका और O2 दे रखा है और इनकी रेशियो है 2:1। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2:1 दे रखी है ये कौन सी रेशियो दे रखी है, मास रेशियो, मास रेशियो। ठीक है, तो क्या करो आप सिंपल इस मास रेशियो को ना मोल रेशियो के अंदर बदल लो। कैसे बदलोगे, ये मान लिया मास इसका है, ये मान लिया मास इसका है, 2 ग्राम ये दे रखा है 1 ग्राम ये दे रखा है, तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका 48 रेशियो, ये कितना आ जाएगा बताओ 1 बटे में इसका मोलर मास। सिंपल क्या करा आपने, मास जो रेशो दे रखी थी उसको मास मान लिया, क्योंकि रेशो का मोल मानते हैं ना, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि रेशो को क्या मान लो, मोल मान लो। ऐसे ही यहाँ पे रेशो किसकी दे रखी थी, मास की, तो इनको मास मान लो। ये है मास इसका, ये है मास इसका, हमने क्या, हमने तो मोल रेशो चाहिए ना, तो मास को बदल लो मोल के अंदर। कैसे, मोल डिवाइडेड बाय सॉरी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो रेशियो आपकी आई है ये कौन सी रेशियो आई है, ये आई है आपकी मास रेशियो सॉरी मोल रेशियो। कब, जब आपकी मास रेशियो कितनी हो 2:1। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, एम एवरेज का फॉर्मूला बताओ, मोल गुणा में मोलर मास, O3 का मोलर मास 48। अरे ऐसे तो गलत तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं नहीं हो, गलत नहीं होगा। प्लस में मोल, मोल मोल कहाँ है, मोल 1/32 गुणा में मोलर मास 32। चलो डिवाइडेड बाय यहाँ पे असली खेल होगा, कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 48 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 32। बताओ आंसर क्या आएगा, यहाँ से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये तो टोटल 3 आ गया। और वैसे भी हम मास इसका 2 लेके चले हैं, इसका 1 लेके चले हैं, और ऊपर पुट करते हैं हम टोटल मास। टोटल मास कितना होगा 2 + 1 3, तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेथड है तो करना पड़ा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 16 दूनी 32 16 तिया 48 कितना आएगा, 16 छिका 96 96 96 आपका एलसीएम है। कैसे लिया मैंने, 16 दूनी 32 16 तिया 48, 2 और 3 बच गए, 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी 16 की गुणा कर दो 6 के साथ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है कैलकुलेशन की। तो 16 छिका 96 आपका एलसीएम आया। इसे कैंसिल करोगे 2 2 2 जा 4 प्लस में इसे कैंसिल करोगे 32 32 चौका 96, ये होगा ना, नहीं 32 तिया 96 तिया, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 96 ऊपर चला जाएगा, 96 गुणा में 3 डिवाइडेड बाय 7। बताओ क्या आया, क्या आया, 6 12 6 तिये 18 और 9 तिया 27 और 1 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौक 28, 7 कम 7 पॉइंट 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 41 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करो फटाफट नेक्स्ट सवाल करो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी सही है क्या, सही होना चाहिए, नहीं है तो यही कर लेना। ठीक है, 5 का बी बिल्कुल सही, 41 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। इजी है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ी सी अलग सी थी, मुश्किल नहीं थी, मैं बोलूंगा अलग सी थी, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेशियो बाय मोल्स ऑफ NO2 एंड NO2 इन ए मिक्सचर ऑफ हैविंग एवरेज मोलर मास 38, यानी एम एवरेज दे दिया, एम एवरेज आपका दे दिया 38, तो पूछ लिया NO2 की और NO की रेशियो क्या होगी, तो क्या करो फॉर्मूला लगा दो, कौन से वाला, एम एवरेज का। एम एवरेज कितना है 38, दैट इज इक्वल टू, मान लिया ये है x, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, पुट कर दो 38 इज इक्वल टू x गुणा में इसका मोलर मास, 7 दूनी 14, 14 और 32, 32 और 14 कितना हुआ 32, प्लस में 14, प्लस में 100 माइनस एक्स, और NO का 14 और 16, 16 6 और 4 10 30, 14 और 16 30 हो गया ना, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल तो कितना है 100, तो इसको इधर ले आओ, कितना आ गया 3800 इज इक्वल टू 32 और 14, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 46x, प्लस में 100 की और 30 की गुणा 3000, और यहां से माइनस 30x डिवाइडेड बाय 100, तो चलो उधर चला गया, x को सोल्व करो कितना आएगा 16x, दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे तो 800, तो x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 16, यानी 16 पंजा 80, 50%। ठीक है, ये तो परसेंट आई है, अगर ये 50% है तो ये कितना होगा, ये भी 50%। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि बताओ इनकी रेशियो क्या होगी, रेशियो क्यों हुई 1:1, एक 50 है दूसरा 50, यानी रेशियो हो जाएगी 1:1। इजी था ये भी। चलो नेक्स्ट है इसी के जैसा, अब की बार इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अब की बार इसने मास रेशियो पूछ ली, तो यहां तक तो सेम करना है, जैसे ही आपकी मोल आ गई, मोल से उनका मास निकाल दो और मास से उनकी मास रेशियो आ जाएगी। ठीक है, करो करो सवाल करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द मास परसेंटेज ऑफ SO2 दे रखा है और O2 दे रखा है। ठीक है, जिसका मोलर मास है m को x मान लेंगे, इसको 100 माइनस एक्स मान लेंगे, 100 माइनस एक्स, और m एवरेज क्या दे दिया, m एवरेज इसने दे दिया 48, और पूछा क्या है इन दोनों की मास रेशियो। कैसे करोगे, पहले मास कहां से आएगा, मोल से, मोल रेशियो निकाल दो, कैसे निकालोगे, m एवरेज का फॉर्मूला, 48 इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना 32 और 32 64, 64x प्लस में 100 माइनस एक्स गुणा में 32 डिवाइडेड बाय 100, लेके जाओ 4800, दैट इज इक्वल टू 64x प्लस में 3200 माइनस 32x, यहां से x कितना बचेगा 32, और यहां से कितना, इसको कैंसिल करोगे 1600, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 1600 बाय में 32, कितना आएगा फिर 32 पंजा 160, 50%, ये आया 50% और ये आया 50%, तो इनकी रेशियो क्या हुई, इनकी रेशियो हुई 1:1। लेकिन ये तो आपकी हुई है मोल रेशियो, आपने क्या बताना है, आपने तो मास रेशियो बताना है ना, तो क्या करो, मोल आगे, मोल से मास बता दो, मास रेशियो क्या आएगी, मास रेशियो बताओ, अगर 1 मोल इसके है SO2 के, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मोल गुणा में मोलर मास, यानी 48, प्लस में रेशियो निकालनी है, रेशियो, अगर इसका मोल 1 है तो इसका मोलर मास 16 दूनी 32,
कैंसल करो, 3:2, 16×3 = 48, 16×2 = 32। तो 3:2 इज योर मास रेशो। मोल रेशो पूछता तो 1:1। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार देख लो कैसे हमने ये क्वेश्चन को किया है। हमने क्या करा, सबसे पहले एम एवरेज से क्या निकाल लिया, मोल रेशो निकाल ली, और मोल रेशो से क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वेपर डेंसिटी। देखते हैं एक सेकेंड। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यानी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो क्यों हो जाएगा आपका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, वेपर का मतलब गैस, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब एक चीज और, ये हमारे काम की नहीं है, तो वैसे हमने देख लिया वेपर डेंसिटी क्या होती है। एक्चुअल में जो रिलेशन है वेपर डेंसिटी की, वो हमारे काम की है कि जो आपकी वेपर डेंसिटी होती है वो मोलर मास की आधी होती है, मोलर मास बाय में 2। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बताओ वेपर डेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी बताओ। ऑक्सीजन का मोलर मास 32, 32 का आधा 16, तो उसकी वेपर डेंसिटी होगी 16। बताओ SO2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट कितनी हुई, कितनी हुई, 32 और 32, 32 और 32 64, 64 का आधा 32। ठीक है, मैंने बोला किसी की वेपर डेंसिटी 18 है तो उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होता है, वेपर डेंसिटी का 2 गुना, 2 को उधर ले जाओ, मोलर मास इज इक्वल टू 2 गुना में वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी 18 है तो मोलर मास कितना, 18 दूनी 36। तो वेपर डेंसिटी का बस इतना सा ही काम है, ये वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, या फिर बोल सकते हो मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी गुणा में 2। ठीक है, चलो इस पे बेस सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 ये कर रहा है एट एनटीपी 5.6 लीटर ऑफ ए गैस, 5.6 लीटर ऑफ ए गैस, वेट 8 ग्राम। इसका जो वेट है वो कितना है, 8 ग्राम। तो बताओ इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। देखो, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए चाहिए, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए चाहिए मुझे मोलर मास। ठीक है, क्या यहां से मैं मोलर मास निकाल सकता हूं, मोलर मास कहां से निकलेगा, मोलर मास का फॉर्मूला होता है मोल बड़ा। तो अगर कहीं से मुझे मोल मिल जाए, क्योंकि गिवन मास आपका दे रखा है, ये कौन सा मास है, जब तक ना बोल दे वो कौन सा मास होता है, गिवन मास। गिवन मास आपको दे रखा है, कहीं से मोल मिल जाए तो क्या मोलर मास बता सकते हो, जी हाँ बता, क्या यहां से मोल बता सकते हो। गैस है तो क्या गैस वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, मोल वाला। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, कितना आएगा 1/4 यानी 0.25। तो आपके मोल कितने आ गए, 0.25। जैसे ही मोल आए, क्या आप मोलर मास निकाल सकते हो, हमें पता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। अब हमने तो मोलर मास निकालना है, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। गिवन मास कितना 8 डिवाइडेड बाय मोल कितने 0.25, या फिर 1/4, और ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ गया, 8 चौका 32। मोलर मास आपका कितना आ गया 32। निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन क्या, मोलर मास इज इक्वल टू 2 गुणा में वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी या फिर आप बोल सकते हो मोलर मास बाय में 2। मोलर मास अगर 32 है तो वेपर डेंसिटी कितनी, 16। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फटाफट।
ठीक है, जैसा है बस। देखो चीज वही है, कभी कभी वो देकर वो पूछ लेगा, वो देकर वो पूछ लेगा। और यही चीज अगर आप करनी सीख जाओ ना, कि एक फॉर्मूले में से टोटल कितने सवाल बन सकते हैं, अगर ये निकालना सीख लो, तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए पहले 2-3 चैप्टर फिजिक्स के और केमिस्ट्री के अच्छे से कर लो, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा न्यूमेरिकल है, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल है कि आने वाले जो चैप्टर होंगे वहां पे आप न्यूमेरिकल को बोलोगे कि चल निकल गया, इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 9 देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज, वेपर डेंसिटी कितनी, 11.2। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम दे दी कितनी, अच्छा ये तो निकालनी है। और क्या दे रखा है, गिवन मास इज 11.2। जब भी क्वेश्चन मिले ऐसे लिख लिया करो, ऐसे लिखते ही सवाल सोल्व आधा हो गया, आधा अब आपने करना है। ठीक है, बताओ। अच्छा, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकलेगी मास से, मास कहाँ से निकलेगा, मास निकलेगा यहां से, मास नहीं, वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए मोल, मोल, मोल कहाँ से निकलेंगे, यहां से। मोल निकाल लो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। अब मोलर मास तो दे नहीं रखा, लेकिन मोलर मास का साथी दे रखा है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी से क्या निकालोगे, मोल। तो बताओ कितना है, 11.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी गुणा में 2, यानी 22.4। ये आ गया, कितना आ गया, 1/2। मोल आ गया आपके आधे, 1/2। तो वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, हमें पता है मोल का ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में 22.4। ठीक है, आपने गिवन वॉल्यूम निकालनी है तो मोल गुणा में 22.4, यहां से गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल गुणा में 22.4, क्या आ जाएगा, मोल की वैल्यू 1/2 गुणा में 22.4, यानी 11.2। क्या दर्श ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर, SO2 और SO3 दे रखी है, अगर वेपर डेंसिटी दे रखा, पीछे वाला सवाल ही है ये तो, बस एम एवरेज की जगह क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी दे दिया। ठीक है, तो ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूं। ठीक है, बस इस सवाल में देखो क्या दे रखा है, इस सवाल में ना वेपर डेंसिटी दे दी, वीपी मतलब वीडी है, सॉरी ये वीपी लिख रखा है, वेपर डेंसिटी इज 37.6। तो यहां से मोलर मास या फिर आप बोलो एम एवरेज, वो कितना आ जाएगा, इसके गुणा में 2 कर दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, सॉरी 7 आएगा, 75.2 आपका हो जाएगा मोलर मास। ये मोलर मास आ गया। SO2 और SO3 दे रखी है, उनकी परसेंटेज निकालनी है, ये आप खुद से ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। तो इसलिए मैंने वहां पे वो फॉर्मूला बताया था कि हो सकता है वेपर डेंसिटी लिखने की बजाय वो पूरी डेफिनेशन लिख दे, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि डेंसिटी ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। ठीक है, यानी ये क्या दे दी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितनी, 16। जैसे ही वेपर डेंसिटी दी, आप क्या निकाल लो उसका मोलर मास, कितना मोलर मास, 32। ठीक है, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपसे पूछ लिया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें मोलर मास कितना है, 32, पहले में कितना आएगा, 17 और 2 19, पहला तो नहीं है, दूसरा 17 तिहाई 51 और 1 52, दूसरा भी नहीं है, तीसरा 17 और सॉरी 17 कह रहा हूँ, 14 आएगा नाइट्रोजन का, तो 14 और 2 16, पहले का 16 नहीं होगा, दूसरे का 14 दूनी 28, 14 तीन 42 और 1 43, ये भी नहीं होगा, तीसरा 14 और 3 17, ये भी नहीं होगा, लास्ट बच गया N2H4, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, यानी आपका आंसर हो जाएगा N2H4, सिंपल। और ये भी एक PYQ है, ये आई थिंक जेई का है कि नीट का है, ये PYQ नीट का, नीट के किसी साल में पूछा गया था, सिंपल सा सवाल, मैंने बोला था यहां से सिंपल से सवाल आते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे। वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो लास्ट टॉपिक है आपका परसेंट कंपोजिशन।
परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन क्या होता है? सिंपल, जैसे मैंने बोला आपके ना 500 में से 400 नंबर आए, ठीक है, और ये 400 नंबर कैसे आए? 70 एक सब्जेक्ट में, 70 एक में, 80 एक में, 80 एक में कितने हो गए? 14, 14 और 8 22, 22 और 8, 22 और 8 कितने हो गए? जल्दी बताओ, 22 और 8, 22 और 8 30, तो 100 एक में। ये सब्जेक्ट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ठीक है। तो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछ लिया उसने कि बताओ बी का कंपोजिशन कितना है, यानी टोटल मार्क्स में से जितने आपको मिले हैं बी का कितना हिस्सा है। कैसे निकालोगे? परसेंट कंपोजिशन ऑफ बी कैसे निकालोगे? बी का कितना? 70। टोटल टोटल कितने? देखो एक टोटल है ये, एक ये, दो टोटल है। कौन सा टोटल आप लोगे? आए हुए का हिस्सा पूछा है ना, तो आप ये लोगे, ये नहीं लोगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। इनमें से बी की हिस्सेदारी कितनी है? 70 की, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 400 और गुणा में 100, परसेंट निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 एकम 9, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बच गया 2, 4 पंजा 20, 17.5% किसका हिस्सा है? बी का। अगर ए का पूछे तो वो क्या जाएगा? ए के मार्क्स बाय में टोटल मार्क्स, मतलब कितने में से ए 100 है, कितने में से है? 400 में से, गुणा में 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 25%, यानी टोटल का 25% हिस्सा किसका है? ए का, ठीक है। ये तो हो गया परसेंट का, लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको कैसे अप्लाई करेंगे? यहां पे हो जाएगा जैसे परसेंट कंपोजिशन बाय मास पूछ लिया, बाय मास तो क्या करेंगे हम? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको दे दिया H2O, और इसमें पहली चीज उसने पूछी फाइंड द परसेंट कंपोजिशन ऑफ H बाय मास, बाय मास यानी टोटल मास का हाइड्रोजन कितना हिस्सा रखता है वो आपने बताना। तो क्या करोगे? हाइड्रोजन का मास बाय में टोटल मास। बताओ हाइड्रोजन का मास कितना है? एक दूनी 2, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा इसका 18 और गुणा में 100। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी कैलकुलेट करोगे। अब सेम सवाल को वो पूछ सकता है सेकंड तरीके से, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नंबर, बाय नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का कंपैरिजन करूं तो हाइड्रोजन के कितने हिस्से हैं, तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन के एटम कितने? एटम हाइड्रोजन के 2, डिवाइडेड बाय टोटल एटम कितने? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3, गुणा में 100, यानी कितना आ जाएगा? 75%। ऐसे करके आप परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हो। वो परसेंट कंपोजिशन आपकी मास में पूछ सकता है या फिर नंबर ऑफ एटम के अंदर पूछ सकता है। देखो जब तक ना पूछा जाए कोशिश करो उसको नंबर ऑफ एटम के अंदर ही रखने की, ठीक है। लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाई करता है तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस। देखो जैसे पहला दे रखा है, अरे ये जितना भी आएगा देख लेना, चलो कोई ना, 75 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 100 के 3 हिस्से कर दो, 100 के 3 हिस्से कितने होंगे? 33, वो 66% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर द कंपाउंड CaOH2, ठीक है, ये दे रखा है, इसमें परसेंट कंपोजिशन बतानी है कैल्शियम की, कैल्शियम की परसेंट कंपोजिशन बतानी है। अब क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है कौन सी कंपोजिशन है, क्या करो दोनों निकाल दो, दोनों में से जो ऑप्शन में मैच होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो बाई नंबर निकालते हैं, बाई नंबर कितनी हो जाएगी? कैल्शियम कितने हैं? एक, टोटल कितने हैं? एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, टोटल है 5, गुणा में 100,
यानी कितना आया 20%। है ऑप्शन में 20 नहीं है, इसका मतलब उसने क्या पूछा है, बाय मास पूछा है। ठीक है, तो बाय मास क्या हो जाएगी, कैल्शियम का मास, कैल्शियम का मास 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 40, ये ऑक्सीजन का 32, 32 और 2 34, 34 और 40 74, ये हो जाएगा शायद, और गुणा में इसका कर दो 100, कितना होगा 4000/74, करो कितना आएगा, मैं भी करता हूं, 4000 डिवाइडेड बाय 74, दैट इज इक्वल टू 54, है ऑप्शन में 54, यस, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब भी ना स्पेसिफाई कर रखा हो, क्या करो, दोनों निकाल के देख लो, जो भी ऑप्शन में हो कर दो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्या निकालना है, मास, परसेंट ओ बाय मास, बताओ क्या आएगा, परसेंट ओ बाय मास, ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा NaOH का 23, 24 और 16 40, गुना में 100, 10 से 10, 2 5 8, 8 5 40, 40% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच कंपाउंड कंटेन ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, लिख दिया, बाय वेट निकालना है, तो चारों कंपाउंड का क्या करो, परसेंट वेट निकाल लो ऑक्सीजन का। कैसे कैसे करोगे, पहला देखो, ए में परसेंट ऑफ ओ बाय मास, पहले में चलो यहां लिख लेते हैं पहला, चारों के लिए कॉमन लाइन होगी, ऑक्सीजन कितनी है 5, 16 5 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं चलो, टोटल मास हो जाएगा कार्बन का 12, 12 गुणा में 3, प्लस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 6, प्लस में, प्लस में ऑक्सीजन का 80, प्लस में 35.5, कितना आंसर आ गया 157, 157 गुणा में 100, 157.5 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 80 डिवाइडेड बाय 157.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 50.7%। ठीक है, देखो वैसे तो मैं बिना कैलकुलेटर भी कर सकता हूँ, चलो बिना कैलकुलेटर का, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा ना, आप बिना कैलकुलेटर करो, मैं कैलकुलेटर के साथ करूँ, गलत गलत गलत। सेकेंड कंपाउंड C6H6O2, C6H6O2, बताओ कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितनी है 2, 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 छीक 72, प्लस में 6 प्लस में 32 गुणा में 100, कितना आया 32 डिवाइडेड बाय ये कितना, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 3 और 7 10 और 1 11 गुणा में 100, लगभग 32 आएगा, लगभग 32 से थोड़ा सा कम, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। नेक्स्ट सी देखो, सी कंपाउंड है आपका C5H10O5, 16 पंजा 80 डिवाइडेड बाय कार्बन है 5, 12 पंजा 60, प्लस में 10 प्लस में 80 गुणा में 100, कितना आ जाएगा 80 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 70, 150, इजी हो जाएगा ये तो, और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 160/3, 3 पांजे 15, बच गया 1, 3 तिया 9, 53 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी चेक करो, C4H5O3, C4H5O3 कितना 16 तिया 48 डिवाइडेड बाय 12 चौक 48, प्लस में 5 प्लस में 48, कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 48 और 48 96, 96 और 5, 96 और 5 कितने हो गए 96 और 5 101 गुणा में 100, तो लगभग कितना 48। ठीक है, तो बताओ किस में सबसे ज्यादा आई, सबसे ज्यादा आई 53 वाले में,
तो सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोल बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, परसेंट। अब की बार एक एलिमेंट की ना पूछ के उसने पूरे मॉलिक्यूल की पूछ ली, H2O की। तो बस H2O का मास बाय में टोटल मास पुट करो। H2O का मास कितना, 1850 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना, Cu का नहीं दे रखा, Cu का होता है कितना, 56। Cu का मास कितना होता है भाई, Cu का तो मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं। CuSO4 मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा इसको। Cu एक मिनट दे मुझे बस। Cu Cu का हो गया 63.5, 63.5 ये हो जाएगा आपका 63.5 प्लस में S का 32, 16 चौका 64 प्लस में 18 गुणा 5 और इसके गुणा में 100। बस इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैं तो कैलकुलेट से कर रहा हूं, कैलकुलेटर से। आप देख लेना किससे करोगे, क्या आएगा, 18×5 = 90 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, शुरू ब्रैकेट के अंदर 63.5, 63.5 प्लस में 32 प्लस में 64 प्लस में 18×5 = 90 और गुणा में 100, ये आ गया 36%, 36। तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 5, लास्ट के 2 सवाल रह गए बस आज के, फिर लेक्चर को करते हैं ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एन ऑक्साइड ऑफ Fe कंटेन 30% ऑक्सीजन, इफ द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज 160 देन इट्स फॉर्मूला विल बी। देखो इसने कही है कि मोलर मास है किसका, Fe का, Fe के किसी ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, Fe का कोई ऑक्साइड यानी Fe का कंपाउंड किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, तो FeX गुणा में OY। अच्छा, टोटल मोलर मास जो जे दे दिया, वो मोलर मास दे दिया 160, इसका 30%, मोलर मास का 30% कौन है, ऑक्सीजन है। तो बताओ क्या होगा। देखो यहां से मैं क्या करूंगा, 30% ऑक्सीजन है, निकाल लो। 160 का 30%, 160 का 30% कितना हो गया, 48, यानी 48 ग्राम की कौन है उसमें, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का 48 है, यानी कितने ऑक्सीजन लगे होंगे, 3, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, ऐसे ही Fe की वैल्यू, अगर ऑक्सीजन इतना है तो Fe कितना होगा, Fe कितना होगा, 160 में से 48 गया, कितना कितना, 112। ठीक है, और Fe का 112 है, Fe का मोलर मास होता है 56, तो Fe कितने होंगे, 2, क्योंकि 56 दूनी 112, तो आपका फॉर्मूला आ गया Fe2O3, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया, एक इंसुलिन है, कोई इंसुलिन है, उसके अंदर 3.2% सल्फर है, 3.2% है सल्फर। तो बताओ उसका मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास, अरे सर फॉर्मूला तो दो फिर बताएंगे ना मोलर मास, तो नहीं दे रखा, भी यही दे रखा, इसी से बताओ। देखो परसेंट कंपोजिशन दे दी, परसेंट मास ऑफ एस दे दी, वो क्या होती है, मास ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। अब मास ऑफ एस कितना है, सर ये तो परसेंटेज है 3.2, मास ऑफ एस। अब यहाँ पे इसने मोलर मास पूछा है, तो एस का भी मोलर मास पुट कर दो, कितना, 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास टीएम, तो टीएम और इसके गुणा में 100, टीएम का फॉर्मूला, यहाँ से टीएम को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 3.2 गुणा में 100, इससे ये कैंसल, बच जाएगा 10। तो टोटल मोलर मास कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 1000, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, सिंपल सा सवाल था। देखो जब भी ऐसा परसेंटेज दे दी तो आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक। यहाँ से हर लगभग अल्टरनेट ईयर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 साल में 1-2 बार पूछा जाता है। और आजकल तो इतने ज्यादा पेपर हो रहे हैं ना कि जैसे जेई का है, जनवरी में एक एग्जाम होगा, अप्रैल में एक एग्जाम होगा, वहां भी अलग अलग दिन होगा, अलग अलग शिफ्ट होगा। तो एक ही साल के अंदर आपके 10 के आसपास पेपर हो जा रहे हैं। ऐसे ही नीट के अंदर है, सुबह अलग शाम को अलग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर भी अब जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, क्योंकि उसको क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं। अब एक ही टॉपिक से तो वो अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा नहीं, क्योंकि जैसे अब उसने सुबह वाले सेट के अंदर किसी टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया, तो शाम वाले क्या करेंगे, उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, तो वो टॉपिक को चेंज कर देगा। तो अब क्या हो रहा है, अब इन छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको भी हमने उतनी ही शिद्दत के साथ करना है जितना हम बड़े टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। कल शिवरात्रि है, और उसके उपलक्ष्य में, अगर आप लेक्चर जिस दिन अपलोड हुआ उस दिन देख रहे हो, तो कल शिवरात्रि होगी। उसके उपलक्ष्य में आपका एक स्पेशल लेक्चर आएगा फिजिक्स का, जहां पे हम आपके 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के करवाएंगे। हर पेपर के अंदर एरर से सवाल आता है, एरर से, एरर की कैलकुलेशन, और एरर की कैलकुलेशन के सवाल को जितने भी अब तक आए हैं, आगे आने के चांस है, उन सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे उस वाले लेक्चर के अंदर। तो वो एक स्पेशल सा लेक्चर होगा जहां पे अगर उसको पूरा देख लोगे 4 नंबर आपके पक्के। वैसे तो हर लेक्चर में समझ लो आप 1 नंबर पक्का हो रहा है आपका, और आपको 300 में से जेई है तो 300 में से आपको 200-250 तो लेने होंगे, 200-250 लेक्चर देखने हैं बस, सिंपल। नीट में हो, नीट में तो बहुत लंबी का। चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए राम राम।